5 टाइम्स चैंपियन मुंबई इंडियंस, जिनके पास पिछले 2 सीजन में भी बहुत अच्छा टीम था, फिर भी 2025 में नंबर 4 और 2024 में नंबर 10 पे फिनिश किए थे। इस ऑक्शन में बहुत ही कम पर्स लेके आए थे, फिर भी इन्होंने 1 करोड़ में से डिकॉक को उठा लिया। क्विंटन डिकॉक का भी सही है, रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट से जब वापस आया, पहले ओडीआई टीम से रिकल्टन को हटा दिया, फिर T20 टीम से रिकल्टन को हटा दिया। आप जब आईपीएल में बिका है, लास्ट लास्ट एंट्री में उन्होंने शायद रजिस्टर किया था इस आईपीएल में आके, उसी टीम पे आया जहां पे रिकल्टन है, और मुंबई की टीम से भी रिकल्टन को प्लेइंग 11 से रिप्लेस कर देगा क्विंटन डिकॉक। मतलब रिकल्टन के पीछे पड़ गए वो। एक बार प्लेइंग 12 बना के देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि मुंबई कहां पे बिलोंग करते हैं इस ऑक्शन पे। ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डिकॉक अभी के लिए। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, 4 पे तिलक वर्मा, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे नमन धीर, 7 पे शार्फिन रदरफोर्ड, 8 पे मिचेल सेंटनर, 9 पे दीपक चाहर, 10 पे ट्रेंट बोल्ट, 11 पे जसप्रीत बुमराह, 12 पे अल्लाह गजनफर। तो आप देख रहे हो कि मैंने प्लेइंग 12 में 5-5 ओवरसीज प्लेयर डाल दिया, जो हो नहीं सकता। आप इन 5 में से डिकॉक और सेंटनर और ट्रेंट बोल्ट, इन तीनों को तो आप बाहर कर नहीं सकते हो, तो टॉस अप होगा शार्फिन रदरफोर्ड और अल्लाह गजनफर के बीच, ठीक है। आप एक चीज देखो, अल्लाह गजनफर जैसे मिस्ट्री स्पिनर, जो बेहतरीन स्पिनर है, जिसको बहुत ही कम बैट्समैन ने अभी तक खेला होगा, उसको खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि एक मिस्ट्री स्पिनर को खेलना मुश्किल होता है जब नया नया वो आता है। और आपने ऑलमोस्ट 5 करोड़ से खरीदा था उसको लास्ट ईयर, इंजरी की वजह से खेल नहीं पाया था वो। तो मेरे हिसाब से अल्लाह गजनफर को आप खिला सकते हो। अगर अल्लाह गजनफर सेंटर एक साथ खेलता है, वो 8 ओवर मिडिल पे डेडली हो जाएगा कोई भी ओपोनेंट के लिए, ठीक है। रन भी नहीं लिख करेंगे, विकेट्स भी नहीं लेंगे, ठीक है, विकेट्स भी लेंगे। तो मेरे हिसाब से अल्लाह गजनफर आना चाहिए प्लेइंग 12 में। तो इसका मतलब है रदरफोर्ड को आप 7 से बाहर करके एक इंडियन बैट्समैन को पुश करना पड़ेगा आपको नंबर 7 पे। शायद वो बैट्समैन रॉबिन मीन्स हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी के लिए अल्लाह गजनफर को प्लेइंग 12 में मान के चल रहा हूं, ठीक है। जितना वो अच्छा स्पिनर है उसको रहना चाहिए अभी के लिए प्लेइंग 12 में। पावर प्ले बैटिंग को रेट करते हैं। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव। आप थोड़ा इधर सबको बुरा लग सकता है जो मैं बोलने वाला हूं। रोहित शर्मा, वी ऑल नो दैट वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। लेकिन वो जो सेम पोटेंशियल रोहित शर्मा के पास है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कभी भी आईपीएल में उस तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। हम मानता हूं पिछला 2 सीजन में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 400 प्लस का सीजन आया है, एवरेज 29-30 के आसपास रहा है, स्ट्राइक रेट भी 150 के आसपास रहा है। बट हमें पता है वो रोहित शर्मा का 50% पोटेंशियल भी नहीं है, ही कैन बी मोर डेंजरस, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आईपीएल में हमेशा फॉर्म पे रहता है रोहित शर्मा का, थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता है, और फर्स्ट हाफ हमेशा थोड़ा सा शांत शांत रहता है, फिर सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत अच्छा खेलते हैं रोहित शर्मा। क्विंटन डिकॉक वंस अगेन थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ प्लेयर है, पिछला सीजन आईपीएल में बहुत ही खराब गया था, एंड पे आता था ड्रॉप भी हो गया था केकेआर की टीम से। अभी जब आया है उनका ऐसा है कि एक मैच पे 0, अगले मैच पे सेंचुरी, फिर एक मैच पे 0, अगले मैच पे सेंचुरी, 17 रन, ऐसा होता है क्विंटन डिकॉक का ऑलमोस्ट। तो क्विंटन डिकॉक के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन मार्क है अभी के लिए। सूर्य कुमार यादव करंट T20 फॉर्म पिछले 1.5 साल में कितना खराब है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एवरेज खराब, स्ट्राइक रेट 120 के नीचे शायद आ चुका है, एवरेज भी 15-14 का होगा पिछले 1.5 साल से T20 में। तो तीनों पावर प्ले बैट्समैन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डाउट नहीं है इसमें कि तीनों बहुत ही बड़े स्टेचर के प्लेयर है। रोहित शर्मा, मतलब आप कहां से इग्नोर करोगे रोहित शर्मा को? इफ ही कम्स एज द ओरिजिनल रोहित शर्मा, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्विंटन डिकॉक जिस दिन बैटिंग करेगा बहुत ही डेंजरस बैटिंग करता है, क्या नहीं है क्विंटन डिकॉक के पास, ठीक है, डेंजरस बैटिंग कर सकता है। सूर्य कुमार यादव T20 में इंटरनेशनल में क्या क्या किया वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इनके फॉर्म पे डाउट है। अगर मैं इस मुंबई की टीम को शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद रेट करता, तो मुझे डिकॉक और सूर्या का फॉर्म पता चल जाता, और दोनों, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो पता लग जाता कहाँ पे बिलोंग करते हैं। अभी के लिए क्योंकि डाउट्स है, तो मैं इनके पावर प्ले बैटिंग को 8 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूँ। एक तो हमने SRH और आरसीबी को 10 और 9.5 रेट किया, तो उस कंपेरिजन में थोड़ा वीक लग रहा है अभी के लिए, तो इसलिए 8 आउट। नाम बड़े हैं, बस आईपीएल के फॉर्म, करंट फॉर्म में थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, इसलिए 8 आउट ऑफ 10। मिडिल ओवर बैटिंग पे उनके लिए तिलक और हार्दिक, और एक सूर्या, क्योंकि नंबर 3 पे आएगा, मिडिल ओवर पे बैटिंग करेगा तिलक। वन सेकंड मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ तिलक के लिए कि जितना आपको वो अच्छा बैट्समैन T20 में लगता है, शायद उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स बेटर बैट्समैन ओडीआई में बन सकता है। तिलक के पास क्या नहीं है, वो स्कूप अच्छा करते हैं, वो रिवर्स भी अच्छा करते हैं, वो स्वीप अच्छा करते हैं, वो पूल अच्छा करते हैं, फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा खेलता है, सिंगल डबल अच्छा निकाल लेता है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। बहुत लंबा खेल भी सकता है। तो तिलक मिडिल पे आएगा, हार्दिक पांड्या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सूर्या मिडिल ओवर पे बहुत अच्छा करेगा अगर फॉर्म अच्छा है तो। इस हिसाब से मैं इनके मिडिल ओवर को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूँ। सूर्या के लिए मैंने देर में काटा, उसका करंट फॉर्म बहुत खराब है, इसलिए मैं 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँ इनकी मिडिल ओवर बॉलिंग को, ठीक है, मिडिल ओवर बैटिंग को, सॉरी। फिनिशर्स उनके पास है हार्दिक शर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, शार्फिन रदरफोर्ड, फिर मिचेल सेंटनर, और भी डीप है, ठीक है। दीपक शहर आके बैटिंग कर सकता है, अगर दीपक नहीं खेला, शार्दुल ठाकुर खेलेगा, तो शार्दुल भी आके बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है। तो बहुत लंबा बैटिंग ऑर्डर है इनका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वंस अगेन हार्दिक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, ठीक है।
शार्फिन अदरपुर का 6 हिटिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छा है। मुझे हम जब गुजरात को रेट करेंगे तब पता लगेगा कि गुजरात ने किसके भरोसे रदरफोर्ड को छोड़ दिया। गुजरात के पास ऐसा कौन बैट्समैन है जो नंबर 6-7 पे इतना अच्छा कर सकता है कि इन्होंने रदरफोर्ड को जाने दिया। 6 हिटिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छा है, लोग इतना हाई रेट नहीं करते, लेकिन मसल पावर बहुत अच्छा है उसके पास। नमनदीप वंस अगेन ब्रिलियंट स्पिनर, प्लेयर ऑफ स्पिन, पेसर को भी अच्छा खेलता है, सामने की भी बहुत अच्छा मारता है। सेंटनर अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है, दीपक चहर भी थोड़ा बहुत बैटिंग से इंप्रूव दिखा, शार्दुल बड़ा बड़ा शॉट खेल सकता है। तो इनकी फिनिशर्स को मैं 9/10 दे रहा हूँ अभी के लिए, बहुत अच्छा फिनिशर्स है इनके पास। बात यह है कि अगर रदरफोर्ड खेलेगा तो 9/10, क्योंकि रदरफोर्ड को मैं बाहर रख रहा हूँ तो शायद रॉबिन मिन्स को आएगा, तो मैं फिर फिनिशर्स को 8/10 दूंगा। यही है कि रदरफोर्ड के आने से बैटिंग स्ट्रांग हो जाता है, रदरफोर्ड के जाने से इनके मिडिल ओवर का बॉलिंग स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो मुंबई शायद डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन फॉर्म्स किसको खिलाना चाहिए। पावर प्ले बॉलिंग पे आते हैं। पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेंगे दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह का एक ओवर आ सकता है, या फिर सेंटर का भी एक ओवर आ सकता है। 10/10, ठीक है, 10/10 में रेट करूंगे पावर प्ले बॉलिंग को। ट्रेंट बोल्ट एक राइट हैंडर के लिए अंदर बाहर दोनों कर सकते हैं, दीपक चहर शानदार तरीके से अंदर लेकर आ सकते हैं राइट हैंडर्स के लिए। फिर अगर बुमराह के एक ओवर आया तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मिचेल सेंटर पावर प्ले के एक ओवर बहुत अच्छा डालता है, तो मेरे हिसाब से इनकी पावर प्ले बॉलिंग बहुत ही सॉर्टेड है, बेहतरीन ब्रिलियंट पावर प्ले बॉलिंग है। ठीक है, मिडिल ओवर पे इनके लिए बॉलिंग करेगा मिचेल सेंटनर, अल्लाह गजनफर, ये 8 ओवर बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या का 2 ओवर आ सकता है, अगर चहर का 1 ओवर आ सकता है, और बोल्ट का भी 1 ओवर आ सकता है। ठीक है, 8 ओवर जो मैं कह रहा हूँ गजनफर और सेंटर का, आप उसमें सिर्फ विकेट्स तो लेंगे, आप साथ में रन भी नहीं देंगे। ठीक है, तो वो 8 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा मुंबई के लिए। मिडिल ओवर्स बॉलिंग को अभी के लिए मैं 8.5/10 रेट कर रहा हूँ। देर मार्क मैंने इसलिए काटा क्योंकि एक हार्दिक आगे थोड़ा मिडिल पे रन लीक करता है, दीपक चहर अगर 1 ओवर डालेगा मिडिल पे वो रन लीक करेगा। अल्लाह गजनफर क्योंकि पहली बार आईपीएल में खेलेगा इतने बड़े बैट्समैन के सामने, तो उस पर अभी थोड़ा सा डाउट है, इसलिए 8.5/10। डेथ पे इनके लिए बॉलिंग करेगा जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, और हो सकता है सेंटर या गजनफर में से किसी एक का 1 ओवर आ सकता है। 9/10 में रेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो अगर शुरू में 6 ओवर में से बोल्ट और चहर 3-3 ओवर डालता है, या फिर कोई बोल्ट 3 डालता है, चहर 2 डालता है, और एक सेंटर का हो गया 6 ओवर, तो अगर आप शुरू में बहुत अच्छा कर देते हो, फिर बुमराह का शायद शुरू में जरूरी नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है आपको। फिर 1 ओवर मिडिल में और 3 ओवर आप बुमराह का बचा कर रखो डेथ पे, तो और भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिडिल पे भी शायद बुमराह की इतनी जरूरत नहीं होगा अगर गजनफर और सेंटर बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा तो मैं इनके डेथ बॉलिंग को सॉलिड आउट ऑफ 9/10 दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा डेथ बॉलिंग यूनिट है। अब आते हैं इनके बैकअप के प्लेयर्स पे। बैकअप भी इनके पास बहुत शानदार है। डिकॉक के जगह रायल निकल्टन, जिन्होंने पिछले साल सेकंड हाफ में बहुत अच्छा बैटिंग किया था, अगर रायल निकल्टन पहले स्टार्ट करता है तो उनका बैकअप में डिकॉक हो गया। एक शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर का बैकअप हो गया। दीपक चहर का इंजरी इशू रहता है, कभी कभी थोड़ा मार भी खाता है, बॉलिंग खराब करता है, तो शार्दुल ठाकुर पिछले सीजन हमें याद है एलएसजी के लिए शुरू में आके न्यू बॉल के साथ बेहतरीन बॉलिंग किया था, बैटिंग भी कर सकता है। एक कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर है, वो लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग भी अच्छा करता है। इस ओडीआई सीरीज में बहुत इंप्रेसिव था कॉर्बिन बॉश, बेहतरीन बैटिंग किया। ठीक है, फिर आपके पास उलजैक जैसे एक ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर, जो आपको 2 ओवर आसानी से दे सकता है। बैटिंग वो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा करता है। नंबर 7 का बैट्समैन मुझे वो लगता नहीं है, जो मुंबई पिछले साल कोशिश कर रहे थे नंबर 6-7 में, लेकिन मिडिल और टॉप में वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है उलजैक्स। ठीक है, फिर इनके पास एक अश्विनी कुमार है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, जिन्होंने पिछले सीजन डेथ पे आके बेहतरीन बॉलिंग किया था, मिडिल ओवर्स पे अच्छा बॉलिंग कर सकता है। एक मयंक मार्कंडे है, जो गुगली स्पेशल, गुगली बहुत अच्छा डालता है, मयंक थोड़ा सा रन लीक करता है मयंक मार्कंडे, लेकिन गुगली बहुत अच्छा डालता है, तो इनकी बैकअप भी बहुत स्ट्रॉग है। तो मैं इनके बैकअप को भी 9/10 दे रहा हूँ अभी के लिए। तो मैंने इनको टोटल 70 में से 62 रेट किया है, मतलब 88%, मतलब ओवरऑल 10 में से 8.8 रेट किया है। आप एक बार सोच के देखो, अगर रोहित शर्मा, डिकॉक और सूर्या अपने प्राइम पे रहेगा, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट अपने प्राइम पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि पांचों प्लेयर हमें इतना देखने को नहीं मिलता। एक सूर्य का फॉर्म खराब है, ठीक है, T20 में देखने को नहीं मिलता, रोहित शर्मा T20 छोड़ दिया है, डिकॉक अभी हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत टाइम बाद, ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, दीपक चहर देखने को नहीं मिलता। अगर ये सब प्राइम पे आ गया ना, दीपक चहर 2018 वाला दीपक चहर, ट्रेंड बोल्ट 2019-20 वाला ट्रेंड बोल्ट, प्राइम रोहित शर्मा, प्राइम डिकॉक 2020 वाला डिकॉक, सूर्या, तो आउटस्टैंडिंग टीम है एक्चुअली। ठीक है, आउटस्टैंडिंग टीम बन सकता है ऑन पेपर, मैंने कम ही रेट किया, मुझे लगता है ये इससे भी डेंजरस टीम हो सकता है अगर सब अपने प्राइम में रहेगा तो। एक क्वेश्चन यही होगा कि अल्लाह गजनफर की जगह, अगर आप अल्लाह गजनफर को खिला रहे हो, तो जो रदरफोर्ड है उसके जगह जो इंडियन बैट्समैन आएगा वो कैसा करेगा रॉबिन मिन्स। अगर रॉबिन मिन्स आ रहा है तो मैं मान के चलो रॉबिन मिन्स आएगा, अगर अल्लाह गजनफर प्लेइंग टोल में रहेगा तो। ठीक है, मैं तो सेंटर को बाहर नहीं करने वाला हूँ कभी भी, मैं अल्लाह गजनफर सेंटर के भी टॉसअप कर ही नहीं रहा हूँ, सेंटर में हमेशा रखूंगा, क्योंकि वो बैटिंग से दे सकता है, बहुत इकोनॉमिकल है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, और पिछले सीजन भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, तो सेंटर को मैं रख ही रहा हूँ। सेंटर मुझे पावर प्ले में 1 ओवर दे सकता है, सेंटर मुझे मिडिल पे 2 ओवर दे सकता है, सेंटर मुझे डेथ पे 1 ओवर दे सकता है, सेंटर पे मुझे कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बेहतरीन टीम बनाए, बस ये है एक दीपक चहर की इंजरी पे भी क्वेश्चन मार्क रहते हैं हमेशा, और बुमराह T20 वर्ल्ड कप के बाद कितना फिट रहेगा उस पर भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।